नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर की अभ्यास 1C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। वास्तव में अगर देखा जाए या अगर हम आपसे कहें कि संख्या क्या है, तो संख्या वास्तव में क्या है, ये किसी भी वस्तु का या किसी का भी एक मान बताती है, मतलब एक मात्रा बताती है कि कितनी है। जैसे ये हमने लिखा 2। अब ये 2 खुद में क्या है, खुद में 2 कुछ नहीं है। अब हम कहें कि मार्कर कितने हैं मेरे पास, तो आप बोलेंगे 2। तो ये हमने इनकी मात्रा 1 और 1 2, तो ये 2 को इस तरीके से एक संकेत दे दिया। ये संकेत हमारा 2 को प्रदर्शित करेगा। अगर हम रोमन भाषा में जाएं तो वहाँ पर 2 को हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते थे। हिंदी में जाएं तो 2 हम ऐसे लिखते थे। इंग्लिश में 2 इस तरीके से, गलत हो गया, इंग्लिश में 2 इस तरीके से लिखते थे। तो कुल मिला के ये जो संख्या होती है, ये एक मात्रा होती है किसी की भी, और उसको प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। तो वही काम यहाँ पे अब हमें करना है एक संख्या रेखा से। संख्या रेखा से बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि अब 2 अगर हम संख्या रेखा पे बोले तो संख्या पे यहाँ पे है कोई शून्य, मतलब आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे आप मान लीजिए। अब यहाँ से हमें 2 दिखाना है, तो यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे अगर हम शून्य मान लें तो 2 + 2 अगर है तो हम लोग आगे की तरफ जंप करेंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पे अब हम आ गए, ये हमारा प्रदर्शित हो गया 2 संख्या रेखा पर। वहीं अगर हम पीछे जाएं और अगर हमसे कहा जाए -1, तो वहाँ से हम पीछे की तरफ एक कदम आ जाएंगे, तो वो -1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये परिमेय संख्याओं को हम इसमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है 1/5 और ये प्लस में है। इसका मतलब ये अगर शून्य है, ये संख्या रेखा हमने बना ही दी है पहले से, ये 1 है और ये आगे इस तरीके से 2 जाएगा, इधर पीछे ये आएगा -1 और इस तरीके से संख्या रेखा जो है आगे भी अनंत तक रहती है, पीछे भी अनंत तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें प्रदर्शित करना है 1/5, तो उसके लिए क्या होगा, 1 से कम है मान, 1 और 0 के बीच में होगा यहाँ पे। अब कहाँ होगा, तो उसके लिए हमें इसके 5 बराबर भाग करने पड़ेंगे, जितना हर में दिया है। तो 1 2 3 4 5, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, पांचवा भाग ये हो गया। अब ये बराबर बराबर 5 भाग हो गए। इसका मतलब ये 5 में 1 भाग 1/5, ये 5 में 2 भाग 2/5, ये 5 में 3 भाग 3/5, ये 5 में 4 भाग 4/5, और ये जहाँ पे 1 था ये 5/5, 5 में पाँचों भाग हो गए। अब 5/5 अगर हम 5 एकम 5 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/5 अंश में है 1, तो पहले वाला जो हमने चिन्ह लगाया था वही हमारा हो जाएगा 1/5, और यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, -2/5। अब इसमें देखो, ये हमारी लाइन है 0, ये हो गया बीच में। 0 हमेशा बीच में ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये 0 बीच में ही रहता है हमेशा। -2/5, तो ये पहले तो ये 1 से कम है, इसका मतलब ये हमने -1 माना था, इधर हमने +1 माना था। तो 0 और -1 के बीच में पहले हम 5 भाग करेंगे, जो हमने वहाँ पे किए थे, 1 2 3 4 5, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। ठीक है, वही काम यहाँ पे ये 1/5 होगा, ये 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5, और ये सारे के सारे माइनस में होंगे, और ये होगा हमारा -5/5, 5 एकम 5 जाएगा, तो ये हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ पे -2/5, तो ये जो दूसरा वाला चिन्ह था ये हमारा दैट इज कॉल्ड -2/5। तो ये हमारा संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। तीसरा है 3 सही 2/7। बहुत ध्यान से इसको देखो, 3 सही 2/7। तो पहले तो हमने बोला बीच में क्या रहता है, हमारा शून्य रहता है। ठीक है, ये मान लिया शून्य। इसके बाद यहाँ पे हो गया +1, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया +3। ठीक है, और यहाँ पे हो गया +4। अब हमसे कह रहा है 3 से 2/7, नीचे बटे में कितना है, 7 है। इसका मतलब हमें इसके कितने भाग करने पड़ेंगे, 7 भाग करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहला भाग जो है, चूँकि 3 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो पहला भाग कहलाएगा 3 से 1/7, दूसरा भाग कहलाएगा 3 से 2/7, तीसरा भाग कहलाएगा 3 से 3/7,
चौथा भाग कहलाएगा 3 से ही 4/7, पाँचवा भाग कहलाएगा 3 से ही 5/7, छठवां भाग कहलाएगा 3 से ही 6/7 और आखिरी भाग जो है वो कहलाएगा 3 से ही 7/7, यानी 7 एकम 7। तो ये 3 और 1 हो जाएगा 7 या 21 और 4, 7 चौको 28/7, यानी 7 चौको 28, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हमें बहुत आसान हो जाएगा 3 से ही 2/7 को ढूंढना। 3 से ही 2/7, ये दूसरा वाला जो चिन्ह है ये हमारा कहलाएगा 3 से ही 2/7। तो संख्या रेखा के माध्यम से, संख्या जैसा कि हमने बताया एक संकेत मात्र होता है, तो ये संख्या रेखा पर यहाँ पे शून्य अगर हमने लिया है तो ये 3 से ही 2/7 इस मानक के अनुसार अगर 1 2 3 हम लेंगे तो यहाँ पे प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से अंत में है 8/3। तो देखो 3 8/3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए आवश्यक है हर बड़ा होना चाहिए अंश से। यहाँ पे हर छोटा है, अंश बड़ा है। इसका मतलब सबसे पहले हम देंगे 3 का 8 में भाग, तो 3 दूनी 6 बचा 2, 2/3, तो 2 सही 2/3 आ गया। अब दुत्ती 6 दूनी 8। ठीक है, अब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गई हमारी संख्या। ये जैसा कि आपको बताया था 0 + 1 + 2। अब 2 के बाद है 2 से आगे, तो 2 और 3 के बीच में होगा। कितना होगा? बटे में है 3, यानी इसके 3 भाग करेंगे। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग होगा। तो पहला भाग हमारा कहलाएगा 2 सही 1/3, दूसरा भाग कहलाएगा 2 सही 2/3 और तीसरा भाग कहलाएगा 2 सही 3/3। और इसको अगर हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो दुत्ती 6 6 3 9/3, यानी 3 तिया 9, और ये 3 जो था वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें प्रदर्शित करना है 2 से 2/3। तो पहला 2 से 1/3, दूसरा 2 से 2/3। तो ये वाला जो है ये हमारा 2 से 2/3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। बहुत डिटेल में आपको हमने बताया और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। होमवर्क के लिए आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि 5 सही 7/11 और दूसरा है 13/3 और तीसरा है -4/5। इन तीनों को आप लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। कोई समस्या अगर आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला प्रश्न, और उसमें बेसिकली है कि शांत और अशांत दशमलव वाली संख्याएं जो है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आपके आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आसपास की दुकानों पे उधार करते रहते हैं, सामान लेते रहते हैं, फिर पैसे दे दिए, फिर उधारी होगी, फिर पैसे दे दिए, फिर उधारी होगी। मतलब उधार लेना उनका एक तरीके से डेली रूटीन हो जाता है और फिर वो उधारी ख़त्म नहीं होती है। एक बार दिए, फिर दोबारा लिए, फिर दिए, फिर लिए। वही दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जितना पैसा होता है उतना सामान ले लिया, बाद में पैसे नहीं है तो वो सामान नहीं लिया, जब पैसे आ गए तब उसको लिया। वही सेम कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। आप देखिए बहुत ध्यान से, जैसे 1/20 इसने क्या किया, यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दिया, आंसर जो आएगा दशमलव यहाँ भी लग गया, 1 शून्य आया तो 1 शून्य यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे 10 हो गया, अभी भी 20 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर 1 शून्य आ गया। अब 20 पंचे 100, सीधा सीधा 5 बार कट गया और 0.05 जो है ये इसका भाग चला गया, ये आंसर आ गया। खत्म बात, आगे कोई झंझट नहीं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कंडीशन क्या होगी, 1/27 बाद में लो, 1/15 देख लो पहले। तो यहाँ पे देखो दशमलव लगाया, शून्य हुआ, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो अभी भाग नहीं गया, अभी यहाँ पे फिर से 1 0 आएगा और ये आंसर में दशमलव के बाद 1 0 इधर था, 1 0 ये हो गया। अब हो गया 100 में 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90। अब देखो फिर से 10 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में भाग नहीं जाएगा 15 का, फिर 1 शून्य आ गया, फिर 15 छक्का 90, फिर 10 बच गया, फिर 10 बच गया, फिर से 1 शून्य आएगी, फिर 15 छक्का 90, फिर से 10 बच गया। मतलब हमेशा यहाँ पे बचता चला जाएगा, शेष इसका हमेशा बचा रहेगा। और जहाँ पे शेष बचा रहता है यानी उधारी उसकी बकाया है, तो ये 6 जो है कंटिन्यू रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं गणित की भाषा में दशमलव शून्य, और जो संख्या रिपीट होती है उस पर ऊपर लगा देते हैं डैश का चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा 2 तरह की, एक तो यहाँ पे पूरा भाग चला गया, संख्या विभाजित हो गई, काम खत्म। दूसरा यहाँ पे शेषफल हमेशा आता रहता है,
तो ये जहाँ शेषफल आता रहता है उसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव, और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे 3/5, तो 5 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 0.0, तो यहाँ पे दशमलव अब 30 में चला जाएगा, 5 चौको 5 छक्का 30, पूरा पूरा कट गया और शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी उधारी इसकी बिल्कुल ख़त्म। तो यही दशमलव से आंसर आ गया। चूँकि पूरा पूरा विभाजित हो गया तो ये भी हमारा हो जाएगा शांत। अब अंत में हम बात कर लेते हैं 1/27 की। तो यहाँ पे देखो 27 का भाग हमें देना है 1 में, थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो हम इधर लिख लेते हैं भाग देने के लिए। तो ये 1 हुआ और भाग देना है 27 का। 1 में जाएगा नहीं, दशमलव यहाँ लगा दिया, दशमलव यहाँ लगा दिया, शून्य आया, अभी भी नहीं जाएगा, शून्य यहाँ पे आ गया। अब फिर से 1 शून्य हो गया, 100 हो गया यहाँ पे। तो 27 तिया 3 बार जाएगा, तो 7 तिया 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 आ गए, शेष बचे 19, शून्य इधर आ गया। अब हो गया यहाँ पे शून्य नीचे आ गया, 190 हो गया। 27 का भाग देंगे 190 में, तो ये जो है 6 बार जाएगा कि 7 बार जाएगा, देख लेते हैं। 7 बार करके देख लेते हैं। 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 4 दूनी 14 और 4 18, 189। यहाँ पे 190, तो 7 बार भाग जाएगा और ये हो गया 189। तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो 1 से शुरू किया था, फिर से 1 आ गया, 1 शेषफल 1 में भाग दिया था और फिर 81 19 शेषफल आया, फिर 1 आ गया। इसका मतलब फिर 0 अगर बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया और यहाँ भी 0 हमने कर दिया। उसके बाद फिर से एक 0 लेंगे और उसको भी हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 100 और फिर से 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो ये होगा हमारा 81। उसके बाद फिर से 19 शेष बचेगा, फिर से शून्य नीचे लाएंगे, फिर से 190 होगा, फिर से 7 बार जाएगा और ये 189 और उसके बाद पुनः 1 शेष बचेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे शेषफल कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा जो है आ जाएगा लगभग 0.037 037 037, ये रिपीट करता रहेगा। और इसमें आपको बताया था जो भी संख्या बार बार दशमलव के बाद रिपीट करती है, यानी 0.037, उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो ये इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया है। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। और चूंकि शेषफल शून्य आया नहीं है, इसका मतलब ये हमारा दशमलव कैसा हुआ, अशांत दशमलव संख्या हुई। तो ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। जहाँ पे शेषफल बाकी रहता है, जहाँ पे उधारी रहती है, वहाँ पर शांति नहीं हो सकती है, वो अशांत रहेगा, तो उसको अशांत दशमलव कहेंगे। और जहाँ पे शेषफल शून्य हो जाएगा उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और जो है तीसरा, ये दोनों थे हमारे शांत, और दूसरा और चौथा यहाँ पे थे हमारे अशांत दशमलव। तो ये था प्रश्न नंबर 2। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। यहाँ पर दशमलव संख्या दी गई है और बहुत आसान है। कई लोग तो गणित के प्रश्नों को देख के ऐसे डरते हैं जैसे डॉक्टर से डर रहे हो, जैसे सुई लगवाने गए हो और डॉक्टर से डर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, हर डॉक्टर खराब नहीं होता है, कुछ लोग मीठी गोली भी देते हैं। तो यहाँ पे देखो संख्या है 0.2 3 4 और ऊपर डैश है। इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है। ये शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव है, बहुत ध्यान से देखना है। 2 3 4 ये रिपीट होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम साधारण तरीका बताएं बिल्कुल सा, तो वो ये है कि जो जितने ऊपर डैश लगे हों उतने बटे में कर दो 9। तो 3 डैश है, 3 9 कर दो, और 3 ही अंक पीछे दशमलव था तो वो दशमलव हट जाएगा, 234/999, यही आ जाएगा आंसर। दूसरा मेथड, इसका जो मेन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो ये है कि माना x बराबर जो संख्या दी जाए 0.234 डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव में है तो 2 3 4 2 3 4 और ये डैश डैश चलता चला जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं ना, तो 1000 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 1000 से गुणा करने पर
बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो गुणा कर देंगे तो ये इधर हो जाएगा 1000x बराबर, इसमें गुणा कर देंगे तो 234 और ये फिर से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 234 धन दशमलव वाली संख्या अलग कर देंगे। अब इस संख्या को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ये वही संख्या है जो हमने x बराबर मानी थी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 234 धन x और इधर 1000x बराबर था। अब ये x जो है ये गलत जगह बैठा है, इसको कान पकड़ के ले आएंगे बराबर के इस तरफ, क्योंकि क्लास में भी लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियां एक तरफ बैठती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1000x और ये x इधर आएगा प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का 234। 1000 में से एक कम हो गया, कितना बचा 999, x बराबर 234। तो अब फिर से ये 999 को कान पकड़ के ले जाएंगे नीचे, ये ऊपर बैठा है। जब भी स्कूल में क्या होता है, चेयर पे कुर्सी पे बैठते हैं गुरुजी मास्टर जी और बच्चे बैठते हैं आगे बेंच पे, पहले ज़मीन में बैठते थे। तो ये बच्चा हो के गुरु की कुर्सी पे बैठा है, तो इसको नीचे करेंगे तो x बराबर 234/999 और यही x वही संख्या है जो संख्या हमें दी गई थी, यानी यही हमारा p/q के रूप में आंसर आ गया। और आप देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि शुरुआत में जो हमने बताया था वो एक लाइन में हमने इसको बता दिया था, तो ये वही आंसर है जो यहाँ पे आंसर आया। लेकिन अगर बोर्ड में एग्जाम में हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम लोग इसी तरीके से पूरा लगा के बताएंगे उसको। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, उसको भी इसके बाद देख लेते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, जो भी आपका अनुभव रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपने आसपास के साथ के जो आप दोस्त हों यार हों उनको भी बताओ इस चैनल के बारे में, और उनसे भी कहो कि आज जुड़ें, संख्या बढ़े हम लोगों के सब्सक्राइबर की, है ना। तो यहाँ पे देखो दूसरा है 0.1254 और 54 के ऊपर डैश है। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.12545454 ये रिपीट होगा बार बार। ठीक है, और वैसे इसका अगर हम एक लाइन में आंसर लिखें तो डैश ऊपर 2 बार है तो 2 तो 9 आएंगे, और दशमलव है वैसे 4 अंकों बाद, तो बाकी जो 2 बचे वो आ जाएगा 0। ठीक है, अब ऊपर कुल संख्या कितनी थी 1254। अब इसमें से हम वो संख्या घटा देंगे जिसमें डैश नहीं है, यानी -12 कर देंगे। तो ये हमारा लगभग आएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट आएगा 1242/9900, और यही हमारा आएगा आंसर। इसको थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो प्रॉपर मेथड है उससे करते हैं। तो इसको हम मान लेंगे बराबर के x बराबर ये हो गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। 100 से गुणा करने पर, तो जब 100 से गुणा कर देंगे तो इधर क्या आएगा, इधर हो जाएगा 100x और इधर 12.545454 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम किसका गुणा कर देंगे, ये 4 अंक बाद दशमलव था ना कुल, तो 10,000 का गुणा करने पर पहले वाले समीकरण में। ठीक है, इसको अगर हम समीकरण 1 डाल दें, इसको हम समीकरण 2 डाल दें। अब ये जब 10,000 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 10,000x बराबर, इसमें गुणा कर देंगे तो ये 4 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1254.545454 इस तरीके से, और ये समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, समीकरण 3 - 2 करने पर। 3 में से 2 किस लिए हमने घटाया, वो इसलिए घटाया क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या इधर भी सेम है, दशमलव के बाद की संख्या इधर भी सेम है। अगर हम घटाएंगे तो दशमलव का काम जो है समाप्त हो जाएगा। तो देखो 10,000x - 100x बराबर 1254.5454 डैश डैश और -12.545454 इस तरीके से। अब ये 1254 में 12 घटेगा, दशमलव में से दशमलव घटेगा, तो 1254 में 12 घटा दो तो ये आएगा 1242, और ये 10,000 में से 100 घटेगा तो ये आएगा
9900x। और यहाँ से आपको बताया था 9900, ये गलत जगह पे बैठा है, इसको हम कान पकड़ के ले जाएंगे नीचे। तो 1242 बटे 9900, और यही हमारा यहाँ पे भी आप देखेंगे वही आंसर आया था। थोड़ा सा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें जो है 6 का भाग चला जाएगा, और 6 दूनी 12, 0 6 सत्ते 42, और बटे में भी 6 एकम 6, 3 39, 6 छक्का 36, 37 39, 6 पंचे 30, ये हो गया। ठीक है, अब जो है ये 3 से फिर से भाग चला जाएगा, 3 18, और 2 3 निम 27, यहाँ भी 3 पचे 15, 3 पचे 15 शून्य, तो ये 59 बटे 550 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिए, खूब शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की डॉक्टर मनोहर रॉय की गणित के अभ्यास 1C के प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है इन द सेंस, 2 प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत को हिंदी में कहते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसीलिए कभी कभी हम लोग इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं। अब देखो, अनवसानी पुनरावृत्ति, ऐसे लगता है जैसे किसी टैबलेट का नाम हो। खैर, यहाँ पे हम इसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब इसमें नॉन रिपीटिंग होता है क्योंकि जब शांत हो गया तो रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो या तो शांत होगा या अनवसानी पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है 36/100, तो यहाँ पे 2 शून्य हटेंगे, ऊपर दशमलव आ जाएगा, दशमलव 36 आंसर आ जाएगा। और ये हमारा शांत है ना, टर्मिनेटिंग, जिसमें दशमलव के बाद वही संख्याएं रिपीट हो, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डालेंगे। अब यहाँ पे देखो 2/11, चलो इसको बाद में देखते। 1/11, तो 1 में दशमलव आया, शून्य हुआ, यहाँ भी दशमलव आया, नहीं भाग गया, शून्य हुआ। फिर 100 हो गए, 11 निम्मा 99, फिर 1 बचा, फिर शून्य आया, फिर शून्य आया, फिर 1 बचा, फिर शून्य, अब 100 हुआ, फिर से 11 निम्मा 99, फिर 1 बचा, फिर शून्य बढ़ाएंगे तो फिर शून्य। तो इस तरीके से ये संख्या आएगी। अब यहाँ पे देखो 0.09, और ये 0.9 रिपीट हो रहा है, तो ऊपर लगा देंगे डैश का चिन्ह, और ये हमारा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे देखो, 4 सही 1/8, तो 8 चौको 32 और 1 33/8। तो यहाँ पे देखो 8 चौको 32, बचा 1, दशमलव हो गया, यहाँ पे भी दशमलव, शून्य 10 हो गए, 8 एकम 8, 2 बचे, शून्य 8 दूनी 16, 4 बचे, शून्य 8 पंचे 40, 4.125 पूरा कट गया। इसका मतलब दशमलव के बाद संख्याएं आगे रिपीट नहीं हो रही हैं, यानी शांत दशमलव हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे है नीचे 3/13। यहाँ पे देखो 13 का भाग देना है 3 में, दशमलव शून्य हुआ, 13 दूनी 26, तो 4 बचे। ठीक है, शून्य 40 हो गए, 13 तिया 39, 1 बचा, शून्य हुआ, नहीं गया, शून्य हुआ, फिर से 1 बचा, 100 हो गए, 13 तिया 39, 13 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बचे, शून्य हो गए, 13 छक्का 78, अब बचे 12, शून्य हो गए, 13 निम्मा 117, अब फिर से 3 बच गया, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं से आ जाएगा। यानी अब ये संख्या पूरी रिपीट होगी दोबारा से, 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, शून्य आएगा, 7 6 9, और फिर से ये चीजें आएंगी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.230769, और ऊपर लगा देंगे डैश। तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वो है हमारा 2/11। अब देखो 1/11 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो 2/11 भी वैसा ही होगा, कोई उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम भाग दें तो दशमलव शून्य, 11 एकम 11, बचा 9, 11 8 88, फिर से 2, फिर से 11 एकम 11, फिर 11 8 88, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो 0.18 और ऊपर आ जाएगा डैश, तो ये भी हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है,
लास्ट बचा 329/400। देखो बटे में अगर 4 हो, 8 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो ये हमारी संख्याएं जो है शांत में आ जाती हैं क्योंकि ये कट जाती है। लेकिन बटे में अगर जैसे 11 हो, मोस्टली वही नॉन टर्मिनेटिव में आती है, 13 हो, है ना, इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी चीज सिचुएशन में आती है। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से तो पहले तो यहाँ पे हो गया दशमलव, तो 3.29 हो गया बटे 4 केवल, तो दशमलव यहाँ पे भी लग गया क्योंकि 3 में गया नहीं, 32 4 अट्ठे 32 पूरा पूरा चला गया। 9 4 दूनी 8, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 पंचे 20, तो 0.8225 और यही जो है इसका भाग आ गया, पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग। तो अब देखो कौन कौन से हमारे टर्मिनेटिंग हुए, तो वो था हमारा फर्स्ट, थर्ड और 6, ये हमारे हुए टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हुए, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे हुए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो 5 हम लोग देखेंगे, वो है हमारा कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर डैश है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव का प्रसार क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि हमें बिना भाग दिए इसका मान बताना है, क्या ये संभव है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये संभव है, आप भी जानते होंगे, क्योंकि 2/7 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। इसी तरीके से 3/7 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। इसी तरीके से 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। इसी तरीके से 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। और इसी तरीके से हम लोग 6/7 को भी लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। अब यहाँ पे सभी मान जो है हमारे 1/7 में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम 1/7 का मान रख देंगे सिंपल सा, 2 गुणे 0.142857 और डैश आगे हम कर देंगे गुणा, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 2 और ये 0 और ये ऊपर आ गया डैश का चिन्ह। इसी तरीके से यहाँ पर 3 गुणे 0.142857 हो जाएगा, ऊपर है डैश। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। 3 का हम कर देंगे गुणा, 7 या 21 हासिल लगा 2, 5 या 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 8 या 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 या 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4.0। ये आ गया 3/7 का मान। यहाँ पर 4/7, तो ये 4 गुणे 1/7 की जगह पर 0.1428557 और ये डैश का चिन्ह ऊपर चल ही रहा है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 7 चौको 28 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22 फिर से हासिल लगा 2, 8 चौको 32 और 2 34 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 4 चौको 16 1 17 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 दशमलव और ये 0 और ये डैश का चिन्ह यहाँ पे भी लगेगा, डैश यहाँ पे भी लगेगा। अब इधर बात आती है 5 गुणे 1/7 की, तो 5 गुणे 0.1428557 और फिर से यहाँ पे 5 का कर देंगे गुणा, तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7.0 और ये ऊपर आ गया डैश। अंत में बचा हमारा 6/7। तो यहाँ पे ये हम आपको घर से करने के लिए दे रहे हैं 0.1428557 और यहाँ पर है डैश। इसका गुणा करके आप लोग आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में हम तक भेज देना। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 5, बहुत आसान प्रश्न था। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग बिना देर किए चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमें इसको बेसिकली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है।
तो पहला है कि 0.6 और ऊपर है डैश का चिन्ह। यहाँ पर अगर डैश ना होता, केवल 0.6 होता तो सीधा सा 6 दशमलव हटता और बटे में 10 आ जाता। लेकिन यहाँ पे डैश होने की वजह से इसका असर ये हुआ कि यहाँ पे 10 में एक कम यानी कि 9 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6/9। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे बराबर 6/9। दशमलव हट गया एक अंक और यहाँ पे 9 आ गया। हल कर देंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे है 0.477 के ऊपर डैश। बहुत ध्यान से देखना, शॉर्टकट मेथड हमने बताया था पिछले वीडियो में। एक अंक पे डैश है यानी 1 9, दूसरा अंक बिना डैश का है, इसका मतलब उसका 0। तो नीचे तो हो गया 90, ऊपर कुल संख्या थी हमारी 47 माइनस 4 के ऊपर कोई डैश नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे देंगे घटा। तो 47 में से 4 जाएगा, बचेगा 43/90, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे है 0.001, तो सीधा सा 001/3, तीनों संख्याओं के ऊपर डैश है तो तीनों 9 आ जाएंगे और ये हमारा 001 यानी 1/999, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें, वैसे यही आंसर है, आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पूरे मेथड से देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं किस तरीके से लॉन्ग टर्म मेथड में करते हैं। जैसे हम अगर इसको करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम x बराबर मान लेंगे 0.47 के ऊपर डैश यानी 0.4777। 10 का हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, 10 का इसमें हम गुणा करेंगे दोनों तरफ तो 10x बराबर 4.7777। समीकरण नंबर 2, 100 का इसी में अगर हम गुणा करेंगे तो 100x बराबर 47.7777, ये इसको समीकरण नंबर हमने मान लिया 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 100 यानी 3 में 2 को हम घटा देंगे, समीकरण 3 माइनस 2, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 और इसमें घटा देंगे 4.777। तो यहाँ पे 47 में से 4 जाएगा, आएगा 43 और 0.7 से 7 तो ये कुछ नहीं, केवल 43 बचेगा। 100 में से 10 जाएगा, इधर बचेगा 90x, 90 को कान पकड़ के हम उधर ले जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 43/90 और यही हमारा यहाँ पे भी आंसर आया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग शॉर्टकट मेथड का ही इसमें प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है कि अगर दशमलव के बाद 2 संख्या है, एक में डैश है एक में नहीं है, तो जिसमें डैश है उसका 9, जिसमें डैश नहीं है उतनी 0, और ऊपर पूरी संख्या में से बिना डैश वाली संख्या हम घटा देते हैं तो वो हमारी संख्या अंश बटे हर में आ जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्रम में प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसमें क्या है कि दशमलव यानी 0.999 ये संख्या दी गई है और इसका मान पूछा है। तो देखो, अभी तक हमने आपको बताया है कि इस तरीके की संख्या अगर कोई रिपीट हो तो ऊपर डैश आ जाता है, यानी 0.9 और 9 के ऊपर डैश आ जाएगा। अब इसको अगर हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो हमने क्या बोला था, क्योंकि एक अंक बाद ऊपर एक अंक के ऊपर डैश है तो बटे में 9 आ जाएगा, तो 9/9 हो गया यहाँ पर, और 9 का 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये क्या हुआ, आप यहाँ पे संख्या देखेंगे हमें दी गई थी 0.999 और यहाँ पे आ गया 1। तो ये आंसर है ना आश्चर्यचकित करने वाला। आप इससे आश्चर्यचकित हुए कि नहीं हुए। दूसरा मेथड अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम x बराबर मानेंगे 0.999। 10 से यहाँ पर अगर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 9.999। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.999 और ये हमने पहले ही x माना है तो ये हो जाएगा 9x। तो इधर है हमारा 10x, 10x में से ये x इधर आएगा और बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9। तो यहाँ से हमारा आएगा x बराबर 9/9 यानी 9 का 9 में भाग दे देंगे 1 आएगा। तो यहाँ भी आंसर हमारा वही आ रहा है जो यहाँ पर आया था। ठीक है, तो यहाँ से अब है क्या, 1 क्यों आया आंसर, इस पर अगर हम गौर करें
तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.999, यानी 1 से मतलब बिल्कुल जरा सा कम। तो उसको हम लोग नगण्य मानते हैं। उसको क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। और 0.999 अगर कहीं लिखा है तो उसको हम यही मान के चलते हैं कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका मान 1 आया। और मोस्टली जगह पर अगर हम कहीं बिल्कुल महीन कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सामान्यतः 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 7 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कुल मिला के हमें भाग दे के देखना है कि कितने अंकों के बाद वही अक्षर रिपीट होते हैं। तो 1 में हमें भाग देना है 17 का। ठीक है, तो 1 में जाएगा नहीं, 0। 10 में भी 17 का नहीं जाएगा, 0। फिर 1 हुआ, 100 हो गए। 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 85, 5 बार गया, 85 हुआ, घटा दिया, आया 15। फिर से 1 0 बढ़ाई, 150 हो गए। 19 17 8 136, 17 8 136। तो यहाँ पे देखो अब की बार आएगा 14। पहले 15 थे, इस बार थे 14, समझ लो आप। फिर 140 हो गया। 19 17 8 136। तो 8 बार गया, 100 हो गया 36। अब बचे 40, 4 हुआ, फिर से 0 बढ़ाई, फिर से 40 हो गया। 17 दूनी 34, 34 और क्या 40, 6 40, फिर से 0 हुआ, 60 हो गया। 17 × 51, बचे 9, फिर से 0, 90 हो गया। 17 × 85, अब की बार बचे यहाँ पे 5, फिर से 0 बढ़ाया, 50 हो गए। 17 दूनी 34, यहाँ पर 34, ये बचे 16। फिर से 0 बढ़ाया, फिर से 160 हो गए। 17 निम्मा 153। अभी 7 बचा, फिर से 0 आया, फिर 70 हो गया। अभी कहीं रिपीट नहीं हुआ है। 17 × 85, 17 चौको 68, बचे 2 यहाँ पे। ठीक है, फिर से 0, फिर से 2। अब 17 दूनी 17 एकम 17, यहाँ पे आएगा 3, नहीं आया। 0 बढ़ाया, 30 हो गए। 17 एकम 17, अब यहाँ पे आया 13। फिर से 0 बढ़ाया, अब यहाँ पे 130 हो गया। 17 7 119, तो ये 17 7 119, यहाँ पे बचा 11। फिर से 1 0 बढ़ाया, तो 17 × 85, 17 छक्का 102, तो यहाँ पे बचा शेष 8। फिर से 0 हुआ, फिर से 0 बढ़ाया। 17 चौको 68, तो ये 4 बार गया। 17 चौको 68। अब फिर से यहाँ पे शेष बचाया, तो ये आया 12। ये हमारा भाग हो गया है। हनुमान की पूंछ हो गई, बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर से 0, फिर से 0। 17 × 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे 1 शेषफल आया, जो 1 यहाँ से चला था। इसका मतलब अब इसके बाद ये सारे अक्षर फिर से रिपीट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/17 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.588235294117647 और इसके ऊपर डैश आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी इतने अक्षर के बाद फिर से यही सारे अक्षर जो है रिपीट होंगे अगर हम इसका देंगे भाग। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि P/Q जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव का निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कहने का मतलब यहाँ पर कुल ये है, एक तो शांत दशमलव वाली बात यहाँ पर आई है। मतलब ऐसी दो संख्याएं जैसे हम लिखें 6/5, तो इसमें ये दो संख्याओं को देख के हम ये अनुमान लगा सकें कि कौन सा शांत दशमलव होगा, कौन सा अशांत दशमलव होगा। तो उसके लिए देखो, अगर हम अभाज्य संख्याएं नीचे लें यानी बटे में 2 अगर हो
और 5 हो या इनका कोई गुणनखंड हो, तो उस स्थिति में भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि शांत दशमलव होगा। बाकी कोई भी संख्या होगी तो कोई गारंटी नहीं है। तो यही हम लिख सकते हैं कि हर में यानी कि Q का मान 2 या 5 की घात में होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन निकल के आएगी, यही हो जाएगा आंसर। अब आप लोग अपने घर पे करके देखना, किसी भी संख्या में 2 का भाग देना, 5 का भाग देना, 5 दूनी 10 का भाग देना, तो वो संख्या अवश्य ही शांत दशमलव होगी। बाकी में जो है ये कंडीशन लागू नहीं होती है। यानी बाकी संख्याओं का अगर हम भाग देंगे, जैसे 3 का भाग देंगे, 1 में 3 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे, तो अगर आप देखेंगे भी तो 3 दशमलव बराबर दशमलव 3 तिया 9 3 तिया 9 ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अब जैसे 2 की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये सारे जो है शांत दशमलव। इसी तरीके से 5 की घात 2, 5 की घात 3, ये सभी शांत में निरूपित करेंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 9 और आज की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी इसका मतलब है अशांत, और अनावर्ती यानी वो चीज रिपीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अगर यहाँ पर टर्मिनेटिंग होता तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये हो गया हमारा अशांत, और नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती। जैसे रिकरिंग जो होता है उसका मतलब जैसे दशमलव 3 3 3 रिपीट होता रहता है। इसमें क्या है कि आगे वाली संख्या हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग ऐसे करते हैं दशमलव 3 0 3 0 0 3 0 0 0 इस तरीके से। तो ये इसमें 1 0 फिर 2 0 हो गया फिर 3, तो इस तरीके से जस्ट आगे वाली संख्या जो है बदल रही है। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दशमलव 3 1 3 1 1 3 1 1 1। तो ये हमारी सब जो है नॉन रिकरिंग में आ जाती है, और ये संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है इसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये संख्या थोड़ा सा कठिन इसलिए हम लोगों को लगने लगती है कि ये कॉमन यूज में नहीं है। ज़्यादातर जो भी रूट की संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं जैसे √2, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग √3, ये सारी संख्याएं जो है हमारी इन्हीं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे 1.1 4 2 5 6 3 7 1 8। अब ये पता नहीं इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो ये सारी हमारी जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आता है। अब हमें 3 से उदाहरण पूछे थे, 3 उदाहरण, केवल 3 उदाहरण पूछा है। तो अगर हम लोग केवल वर्गमूल में लिखना चाहें तो √2 √3 √5, ये हमारे तीनों उदाहरण हो गए। अदरवाइज एक ये उदाहरण हो गया, एक ये उदाहरण हो गया। इसी तरीके से दशमलव 3 2 3 2 2 3 2 2 2, ये हमारे उदाहरण हो गए। कोई भी उदाहरण हो सकता है, 3 ये हो गए। एक उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं दशमलव 5 1 0 5 1 1 0 5 1 1 1 0, इस तरीके से। तो ये आगे वाली संख्या जो है चेंज हो रही है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए दशमलव संख्याओं के प्रसार जो है जो अनवसानी अनावर्ती है। तो आई होप कि ये आप लोग प्रश्न नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है किनके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच। भाग देके देख लेते हैं। दशमलव 0 7 7 49 दशमलव 7 1 बचा 0 10 हो गया 7 1 7, और इसके बाद डॉट डॉट। इधर भी अगर हम भाग दें दशमलव 0 तो दशमलव 11 8 88, 2 बचा 0 हो गया, फिर से 11 1 11 और डॉट डॉट। इधर हुआ दशमलव 7 1, इधर है दशमलव 8 1, तो इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। तो अब फिर से देखो, अपरिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं इनके बीच, लेकिन कॉमन नहीं होती हैं ज़्यादातर। मतलब हम लोग उनका डेली यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी हमें अव्यवहारिक लगती है। देखो करना क्या है, दशमलव 7 1 7 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1। अब इसमें देखो, इसमें 7 1 आया, फिर 7 1 नहीं आया, संख्या रिपीट नहीं हो रही है।
तो ये हमारी अपरिमेय संख्या में आ गई। इसी तरीके से दूसरी एक संख्या हमारी हो सकती है 0.7272727222 इस तरीके से। और आगे की एक संख्या और यहीं पे हम लिख सकते हैं 0.73733733 इस तरीके से। तो ये हमारी संख्याएं आएंगी अपरिमेय संख्याएं। आप और भी ले सकते हैं 0.747444 इस तरीके से। तो ये अनंत अपरिमेय संख्याएं यहाँ पर हो सकती है। उनमें से 3 संख्याओं के उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 11। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो सबसे पहले बात आती है √23 यानी वर्गमूल 23। देखो, जब भी वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, कैसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ये हमेशा से ही अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखो, ये जब भी कोई वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या होगी तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसको हम दशमलव में सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अब दूसरी बात आती है वर्गमूल 225। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 225 है, क्या ये हमारी अभाज्य संख्या इसके अंदर है कोई। तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, 2 25 55 25, 5 से 5 निम 45, 3 तिया 9। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है तो 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक 5 और एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 तिया 15, वर्गमूल का चिन्ह हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी परिमेय संख्या ऑटोमेटिक हो गई। हमें अगर यहाँ पे एक भी 3 बच जाता या एक भी 5 बच जाता तो वो संख्या हमारी अपरिमेय हो जाती। तो हमेशा से जब भी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या उसके नीचे या वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है। तो ये बात हो गई, ये हमारी हो गई परिमेय। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वो संख्या लिखिए 0.3796। इतनी ही संख्या है, इसका मतलब ये निश्चित संख्या है, तो ये भी हमारी होगी परिमेय। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आगे संख्या है 7.478 तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ये संख्याएं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.478, ऊपर आ जाएगा डैश का चिन्ह। इसको भी हम एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी हो जाएगी परिमेय। ध्यान रखिए, वही संख्या केवल अपरिमेय होती है जिसको हम किसी भी प्रॉपर वे में नहीं लिख पाए। अब लास्ट में संख्या आती है 1.10 100 1000। यहाँ पे देखो एक के बाद एक शून्य, तो अगर रिपीट होता तो ये 1 0, लेकिन यहाँ पे शून्य हो गया, फिर 0 0 हो गया, 0 कुल मिला के सिक्वेंस इसका बिगड़ रहा है। तो जहाँ पे भी पहले एक बार शून्य था, फिर 2 बार शून्य हुआ, फिर 3 बार शून्य हुआ, फिर 4 बार, तो ये सीक्वेंस हमारा वैसे तो आ रहा है, लेकिन कंटिन्यू हम इस तरीके से इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। डैश ऊपर आ जाए ऐसी कोई संख्या प्रॉपर नहीं आ रही है। तो इस तरीके की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पहली और पांचवी ये दोनों हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, बाकी की तीनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। वो है हमारा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो अभी आपको बताया अपरिमेय संख्या लिखना बहुत आसान होता है। 1 और 2 के बीच यानी 1.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, पहले 1 0 फिर 2 0 3 0 4 0 इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। 1 2 और उदाहरण आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। 1.12 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 इस तरीके से। 2 एक बार आया, फिर 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से। 2 की जगह पे कोई भी संख्या कर दो, 1 की जगह पे कोई भी संख्या कर दो, तो इस तरीके से अनंत अपरिमेय संख्याएं 1 और 2 के बीच में आ सकती हैं। हमसे केवल 1 पूछा था, हमने फिर भी 2 बता दिया आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और वो है हमारा 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहाँ पे 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है 3। तो ऐसा करते हैं, हम इसका पहले कर लेते हैं लासा बराबर। तो यहाँ पे हमें करना होगा 2 का गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पे करना होगा 3 का गुणा ऊपर नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 और इधर हो जाएगा 3/6। ठीक है, अभी हम इसमें और 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया, 3 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दिया। ये हो गया 3 दूनी 6/6 तियाँ 18, इधर 3 तियाँ 9/6 तियाँ 18। 2 का गुणा और कर दो ऊपर नीचे। ये हम थोड़ा सा आसान तरीका बता रहे हैं। 6 दूनी 12/18 दूनी 36, यहाँ पे 9 दूनी 18/18 दूनी 36। अब हमें इनके बीच में निकालनी है परिमेय संख्याएं। तो देखो 12 से लेके 18 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही, इसीलिए हमने 2 बार गुणा किया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये इन दोनों के बीच की, ये कोमा इनके बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ गई। 12 के बाद क्या आएगा, 13/36, 14/36, ये सब बीच की हो गई। 15/36, 16/36, 17/36। इतनी संख्याएं हमने 5 संख्याएं इनके बीच की बता दी। पूछ तो 3 ही रहा था, और ज़्यादा अगर पूछता तो हम ऊपर नीचे 2 का गुणा और कर देते तो और ज़्यादा बीच में गैप आ जाता। जैसे इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 24/36 दूनी 72, इधर 18 दूनी 36/72। तो देखो 24 से 36 के बीच में 11-12 संख्याएं निकल आती। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याएं लिखना बहुत आसान होता है, यानी -2/5 और -1/5 के बीच में जितनी संख्याएं हो उनमें से कोई भी लिख दो। इसको अगर हम दशमलव में लिखें तो दशमलव शून्य हो जाएगा, -5 चौको 20.4। ठीक है, और इधर अगर दशमलव के बाद शून्य लगा दे तो यहाँ भी दशमलव, -5 दूनी 10.2। तो -0.4 और -0.2 के बीच में संख्या लिखनी है, के बीच 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखो माइनस है ना, ये अगर संख्या देखा है 0, इधर -0.2 और इधर है -0.4, तो इसके बीच में आएगा -0.30, -0.30, -0.31, -0.32, -0.33। ये इस तरीके की ये जितनी भी संख्याएं होंगी ये सारी की सारी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये भी बहुत आसान है। 2 और 3 के बीच 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि वर्गमूल 2 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि √2 परिमेय संख्या क्यों नहीं होती है। तो इसलिए नहीं होती है चूंकि √2 को अंश बटे हर के रूप में लिखना असंभव है। अतः 2 + √2 को भी अंश बटे हर के रूप में लिखना असंभव होगा, और यही इसका रीजन है जो कि आ जाएगा हमारा आंसर। देखो वर्गमूल 2 हुआ, वर्गमूल 3 हुआ, वर्गमूल 5 हुआ। अब बात संख्याओं का जो वर्गमूल होता है उसको एक प्रॉपर वे में नहीं लिख सकते, अंश बटे हर में नहीं। हाँ, तो ये था प्रश्न नंबर 17 और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 18 है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 √3 परिमेय संख्या क्यों नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि ये √3 लग गया। चूँकि √3 परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3 गुणे √3 यानी 3√3 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अर्थात 3√3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सीधी सी बात है भाई, √3 जो है इसको अगर हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसमें हम जब 3 का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो इसको भी हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि -1 व 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए और ऐसी कितनी संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो -1 और 1 के बीच में एक तो हमारा ये जैसे संख्या रेखा है, 0 है, इधर -1 है, इधर +1 है, तो इसके बीच की संख्याएं कोई भी आप 2 लिख दो। 0 हो गई, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। और प्रश्न कह रहा है कि कितनी और परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। आगे प्रश्न है कि यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b, ab और a बटे b भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो 2 परिमेय संख्याएं अगर हैं, मान लो 2 और 3 परिमेय संख्या है, तो 2 गुणे 3 दूती 6, 2 और 3 5, 2 में से 3 जाएगा -1, 2 बटे 3, कुल मिला के चूँकि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग, घटाना, भाग व गुणा सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या ही होते हैं। अतः योग यानी a + b, घटाना यानी a - b, गुणा यानी a गुणे b, भाग यानी a बटे b, ये सभी कैसी संख्याएं होंगी? ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 20। और अब आया इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न कि यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक जो कि 1 से बड़ा है तो सिद्ध कीजिए कि a की घात n हमारा परिमेय संख्या होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम a का गुणा a में करेंगे यानी a की घात 2 होगा, ये हमारा कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा है। इसी प्रकार से a की घात 2 में अगर हम a का गुणा करेंगे तो a की घात 3 होगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि a की घात 2 परिमेय संख्या है, तो 2 का गुणा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से a की घात n एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये हमारा आंसर आ गया। और एक्सरसाइज काफ़ी लंबी थी, कई इसके पार्ट बन गए, तो ये एक्सरसाइज आज इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। अगला वीडियो जो है सारे वीडियो को कंप्लीट करके हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरी एक्सरसाइज सी हमारी आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।